नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है दर्द। सुबह की पहली किरणें अभी अभी खिड़की के पतले हल्के पीले पर्दों से छनकर कमरे में दाखिल हो रही थीं। वे सुनहरी मुलायम रोशनी की पतली लकीरें थीं जो फर्श की पुरानी टाइलों पर लंबी लंबी छायाएं खींच रही थीं। रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कोई धीमा संगीत बज रहा हो जो अभी अभी शुरू हुआ हो। बाहर से कोयल की मधुर कूक सुनाई दे रही थी, एक दो बार फिर चुप। दूर कहीं किसी कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही थीं जो सुबह की शुरुआत का संकेत दे रही थीं। सड़क पर पहली बस गुजर रही थी, उसकी भारी गड़गड़ाहट घर की दीवारों तक पहुंच रही थी। पड़ोस की घर से किसी औरत की हल्की हल्की गुनगुनाहट आ रही थी, शायद चाय बनाते हुए। घर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, हवा में अभी भी रात की ठंडक बाकी थी और सब कुछ शांत सौम्य लग रहा था। लेकिन ये शांति मात्र एक पल की थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। अचानक एक तेज कर्कश गुस्से से भरी आवाज घर की हर दीवार से टकराई। ये आवाज इतनी अचानक और इतनी तेज थी कि जैसे कोई बर्तन नहीं बल्कि किसी के दिल का कोई नाजुक टुकड़ा चटक कर टूट गया हो। आवाज रमेश की थी। रमेश अब 40 के पार का था, मध्यम कद, मध्यम रंग, मध्यम आय का एक साधारण आदमी। सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी, सुबह 9 से शाम 6 तक फाइलें, रिपोर्ट्स और कभी कभी बॉस की डांट। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, आंखें लाल जैसे रात भर नींद ना आई हो या शायद गुस्सा रात भर जागकर इंतजार कर रहा हो। बाल बिखरे हुए, शर्ट का कॉलर एक तरफ उठा हुआ, नींद से सिकुड़ा हुआ। उसके दाएं हाथ में वो टूटा हुआ क्रिस्टल का गुलदस्ता था, टुकड़े टुकड़े चमकते हुए कांच के छोटे छोटे टुकड़े जो अब जमीन पर बिखरे पड़े थे। सूरज की पहली किरणें उन टुकड़ों पर पड़ रही थीं और छोटी छोटी इंद्रधनुषी चमक पैदा कर रही थीं, जैसे कोई अपराध का सबूत चमक रहा हो जो छिप नहीं पा रहा था। माँ, कितनी बार कहूं कि मेरी कोई भी चीज मत छुआ करो, फिर भी तुम सुनती ही नहीं हो। रमेश की आवाज घर में गूंज रही थी। वो कमरे में इधर उधर टहल रहा था, कदम तेज भारी, फर्श पर ठप ठप की आवाज। हर कदम के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, न सिर्फ गुस्से से बल्कि उस अपराध बोध से भी जो वो कहीं गहराई में दबा रहा था। क्योंकि वो जानता था कि माँ जानबूझकर नहीं तोड़ती, लेकिन अनीता का गुस्सा, अनीता की डांट, अनीता की उम्मीदें, ये सब उसके दिमाग में घूम रहे थे। सरोज, उनकी 62 वर्षीय माँ, कमरे के कोने में खड़ी थीं। उनकी कमर अब पूरी तरह झुक चुकी थी। सालों की मेहनत, बोझ, चिंताएं और अब की अनदेखी ने उन्हें ऐसा बना दिया था। सफ़ेद बालों में कुछ काले धागे अभी भी बचे थे, जैसे पुरानी यादों के आखिरी अवशेष। चेहरा पतला, झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखें अभी भी कोमल थीं। वही आंखें जो कभी रमेश को लोरियां सुनाती थीं, उसे गोद में लेकर सुलाती, बीमारी में रात भर जागती। अब वही आंखें अपराध बोध, दर्द और थकान से भरी हुई थीं। उनके कंधे झुके हुए थे, हाथ सामने जुड़े हुए, जैसे वो खुद को और छोटा करना चाहती हूँ। गुलदस्ता उनके हाथ से अनजाने में गिरा था। वे बस उसे साफ करने जा रही थी, धूल झाड़ रही थी, क्योंकि अनीता को साफ सफाई बहुत पसंद थी। हाथ कांप गए, उम्र की वजह से, थकान की वजह से, और गुलदस्ता जमीन पर गिरा, टुकड़े बिखर गए। कांच की चटकने की आवाज अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। सरोज की आंखें नम हो गई थीं। वे आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही थीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि उनका बेटा उन्हें कमजोर समझे। लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। एक दो बूंदें गाल पर लुढ़क गईं। बेटा, मुझे माफ कर दे। वो गुलदस्ता कितना कीमती था, मैंने अनजाने में बस धूल साफ कर रही थी। मैंने सोचा था कि अनीता को अच्छा लगेगा अगर साफ रहे। आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं बहुत सावधान रहूंगी। हर शब्द में माफी थी, विनती थी और एक गहरी थकान। वो थकान जो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि दिल की थी। सालों से वो त्याग करती आई थीं। रमेश के पिता की मौत के बाद अकेले उसे पाला। स्कूल की फीस के लिए दिन रात मजदूरी की, कभी सिलाई, कभी झाड़ू पोछा, कभी पड़ोसियों के घर खाना बनाना। भूखे सोई, लेकिन बेटे को कभी कमी नहीं होने दी। और अब वही बेटा उनके सामने खड़ा था, गुस्से में लाल, उनकी गलती पर चिल्ला रहा था। रमेश ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने सरोज के कंधों को जोर से दबाया। पकड़ इतनी सख्त थी कि सरोज को तेज दर्द हुआ। पुरानी हड्डियां चरमराईं,
कमर में एक तेज चुभन हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखें नीची कर लीं। बस करो ये नाटक, रमेश चिल्लाया। माफी मांगने से क्या होगा? तुम्हें पता है ना कि अनीता को ये गुलदस्ता कितना पसंद था। मैंने उसे 8,000 रुपए में खरीदा था। 8,000 दिल्ली की ट्रिप से लाया था। वो कितनी खुश हुई थी जब मैंने गिफ्ट किया। बोली थी ये हमारे घर की शान है। हर मेहमान आता था तो उसे दिखाती थी। और अब सब बर्बाद, तुम्हारी वजह से। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और एक छिपा हुआ अपराध बोध भी, क्योंकि वो जानता था कि माँ जानबूझकर नहीं तोड़ती। लेकिन अनीता का चेहरा याद आता था। जब वो गुस्सा होती थी तो घर में सन्नाटा छा जाता था और रमेश उस सन्नाटे से डरता था। कमरा अब युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें चुपचाप इस दृश्य को देख रही थीं। एक तस्वीर में रमेश छोटा था, 5-6 साल का, सरोज की गोद में, दोनों हंस रहे थे। दूसरी में रमेश की शादी की, अनीता के साथ, सब खुश। तीसरी में पति की मौत के बाद का रमेश, अकेला, उदास। सूरज की रोशनी अब और तेज हो गई थी, टूटे कांच के टुकड़ों पर पड़ रही थी और चमक इतनी तेज कि आंखें चुभ रही थी। रमेश टहलता रहा, हाथ हवा में लहराते हुए, जैसे वो अपने गुस्से को बाहर निकालना चाहता हो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ये घर अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अनीता प्रेग्नेंट है, उसे तनाव नहीं चाहिए, और तुम हर बार कुछ ना कुछ करके तनाव बढ़ाती हो। सरोज चुपचाप कमरे से निकल गईं। उनके कदम बहुत धीमे थे, हर कदम में दर्द, हर कदम में बोझ। छड़ी का सहारा लिया, लेकिन आज छड़ी भी भारी लग रही थी। वे रसोई की तरफ बढ़ीं। रसोई छोटी थी, लेकिन उनका साम्राज्य, जहां वे सालों से खाना बनाती आई थी। चूल्हा जलाया, पानी चढ़ाया, लेकिन मन कहीं और था। वे सोच रही थी, कब से ये सब शुरू हुआ? रमेश की शादी से पहले घर में हंसी थी। रमेश माँ की हर बात मानता था। माँ, आज क्या बनाया है? कहकर आता था। लेकिन अनीता आई और सब बदल गया। अनीता आधुनिक थी, कॉर्पोरेट जॉब, दोस्तों की पार्टीज, नई चीजें, नई सोच। सरोज पुरानी थी, पुराने कपड़े, पुरानी आदतें, पुरानी सोच। अनीता को लगता था कि सरोज हस्तक्षेप करती हैं। सरोज को लगता था कि अनीता उन्हें बर्दाश्त नहीं करती, और रमेश, वो बीच में फंस गया था। तभी अनीता कमरे में आई। वो गर्भवती थी, 7वां महीना, पेट उभरा हुआ, चाल धीमी लेकिन गुस्सा तेज। उसके चेहरे पर क्रोध साफ था, भौहें सिकड़ी हुई, होंठ कसे हुए। नीली सलवार कमीज पहने हुए थी, बाल खुले हुए, लेकिन चेहरे पर थकान और गुस्सा दोनों। रमेश, मैं कितनी बार कह चुकी हूं कि माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ाओ, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनते। उसकी आवाज कमरे में गूंजी। वो सोफे पर बैठ गई, हाथ पेट पर रखे हुए, जैसे बच्चे को बता रही हो कि मैं तुम्हें बचा रही हूं। अनीता पहले जॉब करती थी, अच्छी कमाई, अच्छा स्टेटस, ऑफिस में सम्मान, लेकिन अब गर्भावस्था की वजह से घर पर थी, और घर पर रहकर उसे सरोज और भी चुभने लगी थी। वे पुराने जमाने की हैं, हर काम में टोकती हैं, मुझे सिखाती हैं कि क्या करना है क्या नहीं। मैं थक गई हूँ। रमेश अनीता के पास बैठ गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, प्यार से कहा, अनीता, मेरी जान, कुछ दिन बाद तुम माँ बनने वाली हो। देखभाल के लिए कोई तो चाहिए ना। माँ घर संभालती हैं, सुबह का नाश्ता बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, बच्चे की देखभाल में मदद करेंगी। उसकी आवाज़ नर्म थी, विनम्र। वो जानता था कि अनीता का गुस्सा भड़कता है और सुबह सुबह और तनाव नहीं चाहता था, लेकिन मन में द्वंद्व था। माँ का त्याग याद आता था, पत्नी का दर्द भी। अनीता ने व्यंग्य से कहा, हाँ हाँ, कम से कम दाई का खर्चा तो बचेगा, तुम्हें तो बस पैसे की फिक्र रहती है। वो उठ खड़ी हुई। तुम्हें पता भी है कि मैं इनके साथ पूरा दिन कैसे काटती हूँ? हर समय हस्तक्षेप, ऐसे मत करो, वैसा करो। मैं थक गई हूँ रमेश, थक गई हूँ। उसकी आंखें नम हो गई। रमेश समझ नहीं पाया ये असली आंसू थे या नाटक। रमेश ने फिर कोशिश की, अनीता के हाथ थामे। मैं समझता हूँ, लेकिन सोचो, घर का सारा काम माँ अकेले करती हैं। अगर वे ना हो तो तुम्हें कितनी मुश्किल होगी। बच्चा आने वाला है। उसकी आवाज़ में विनती थी। बाहर पक्षी चहचहा रहे थे, सूरज अब पूरी तरह चमक रहा था। रमेश को बचपन याद आया, माँ कैसे रात भर जागती थी जब वो बीमार होता था, लेकिन अब वो असमंजस में था। अनीता झल्लाई, मतलब मैं कुछ करती ही नहीं? अच्छा, अब जाओ ऑफिस, घर में काम करने वाले कम और खाने वाले ज्यादा हैं। कटाक्ष सरोज की तरफ था।
सरोज रसोई में थी, चुपचाप सुन रही थी। गया था। सरोज ने हमेशा कोशिश की थी कि बहू को प्यार दे, लेकिन अनीता ने कभी कद्र नहीं की। सरोज के आंसू बर्तनों के पानी में गिर रहे थे, लेकिन वे चुप रहीं। दोपहर का समय आया। सूरज अब सर पर था, बाहर की गर्मी घर में घुस रही थी। अनीता की सहेलियां आने वाली थीं। अनीता ने सरोज को बुलाया, आवाज में वही कड़वाहट। सुन बुढ़िया, नाश्ते में समोसे, हरी मिर्च की चटनी, चिप्स तैयार कर देना। और हाँ, वो लोग दोपहर का खाना यहीं खाएंगी तो चिकन करी, चावल, रायता भी बना देना। आधे घंटे में सब तैयार होना चाहिए। देर मत करना, वरना देखना क्या होता है। सरोज ने सिर्फ जी बेटा कहा और काम में जुट गईं। उनका पूरा शरीर दर्द से चूर था। कमर में अभी भी जलन थी, घुटने सूज गए थे, जैसे कोई घाव हो गया हो। लेकिन वे रुकी नहीं। रसोई में चूल्हा जलाया, आटा गूथा, समोसे बनाने लगी। आटे को बेलना, भराई तैयार करना, आलू, मटर, मसाले, सब कुछ याद से कर रही थीं। तेल की गर्मी से उनका चेहरा लाल हो गया, पसीना छूट रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वे रुक रुक कर काम करती रहीं। हरी मिर्च की चटनी पीसना, मिर्च की तीखी गंध रसोई में फैल गई। चिप्स काटना, चिकन धोना, मसाले मिलाना, सब कुछ आधे घंटे में। सरोज की सांस फूल रही थी, लेकिन वे सोच रही थीं कि अगर काम समय पर हुआ तो शायद अनीता खुश हो जाए। दरवाजे की बेल बजी। अनीता ने चिल्लाकर कहा, जाओ दरवाज़ा खोलो, मेरा मुंह क्यों देख रही हो? जल्दी, क्या रोज बताना पड़ेगा? सरोज लड़खड़ाती हुई छड़ी के सहारे दरवाजे तक पहुंची। उनके कदम भारी थे, दर्द हर कदम पर याद दिला रहा था। दरवाज़ा खुला तो सामने अनीता की सहेली काव्या खड़ी थी। काव्या एक युवा लड़की थी, शायद अनीता की कॉलेज फ्रेंड, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसने सरोज को देखते ही मुस्कुराकर गले लगाने की कोशिश की। अरे काकी, कैसी हो आप? बहुत दिनों बाद आपके हाथ का खाना खाने का मौका मिला। कितना अच्छा लगता है आपका बनाया हुआ। याद है पिछली बार आपके समोसे कितने स्वादिष्ट थे? सरोज का दिल भर आया, उनकी आंखें नम हो गईं। वे काव्या को गले लगाना चाहती थीं, सारी बातें, सारे दुख उड़ेल देना चाहती थी। कैसे अनीता उन्हें सताती है, कैसे घर में अकेलापन है। लेकिन अनीता की नज़र उन पर थी, एक चेतावनी भरी नज़र, जैसे कह रही हो कि ज्यादा मत बोलना। सरोज पीछे हट गईं। मैं ठीक हूँ बेटा, अंदर आओ, बैठो, मैं चाय लाती हूँ। काव्या ने सरोज की आंखों में वो दर्द देखा, वो थकान। काव्या को लगा कि कुछ गड़बड़ है। सरोज की कमर झुकी हुई, चेहरे पर थकान, आंखों में उदासी, लेकिन कुछ कह नहीं पाईं, बस चुपचाप अंदर चली गईं। वो सोफे पर बैठ गईं, अनीता से बातें करने लगी। फिर दूसरी सहेली प्रिया आई। प्रिया थोड़ी घमंडी थी, हमेशा फैशनेबल कपड़े पहनती थी। उसने दरवाज़ा खुलते ही नाक पर रुमाल रख लिया। छी, कितनी गंदी गंध आ रही है पूरे घर में। काकी जी, आपके कपड़े देखो कितने मैले हैं, कभी धोती भी हो या नहीं? और ये रसोई की गंध, तेल, मसाले, उफ। काव्या ने मन ही मन गुस्सा किया। उसे प्रिया की बात बुरी लगी। सरोज ने कितनी मेहनत की है और ये ऐसा कह रही हैं। लेकिन काव्या चुप रही, क्योंकि अनीता की सहेली थी। अनीता ने हंसते हुए कहा, छोड़ो यार, ये तो रोज का ड्रामा है। अंदर आओ, बैठो, मैंने सब तैयार करवाया है। सहेलियां अंदर आईं। घर का लिविंग रूम अब हंसी मजाक से भर गया। अनीता ने सरोज को लगातार फरमाइशें सुनानी शुरू की। चाय लाओ, समोसे गर्म करके लाओ, चटनी अलग से, जूस ठंडा करके, फिर पानी, फिर कुछ और। सरोज थककर चूर हो गईं। उनका शरीर कांप रहा था, सांस फूल रही थी। हर बार वे रसोई से आती, प्लेट लेकर, और सहेलियां खाती, हंसती। सरोज की कमर अब और झुक गई थी, लेकिन वे रुकी नहीं। हर बार जी बेटा कहकर काम करती रहीं। सहेलियां बातें कर रही थीं, फैशन, मूवीज, गॉसिप, सब चलता रहा। काव्या ने एक बार सरोज से पूछा, काकी आप ठीक तो हो? लग रहा है थक गईं। लेकिन अनीता ने बात बदल दी। जाते जाते सहेलियों ने अनीता से कहा, अगले संडे फिर पार्टी, पक्का ना? तेरी सास के हाथ का खाना मिस नहीं कर सकते। अनीता ने मुस्कुरा कर कहा, पक्का, आना जरूर। सहेलियां चली गईं। घर में सन्नाटा छा गया। अनीता अचानक सरोज के पास आई। इस बार उसकी आवाज नर्म थी, लगभग मीठी। माँ जी, सॉरी, आज मैंने बहुत कुछ बोल दिया। आप थक गई होंगी ना? जाओ आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। रात का खाना मैं बना लूंगी। सरोज को शक हुआ। वे समझ गईं कि ये भी एक नाटक है, एक और खेल। अनीता कभी सॉरी नहीं कहती थी, सिवाय इसके कि रमेश आने वाला होता था।
लेकिन सरोज चुपचाप अपने छोटे से कमरे में चली गई। कमरा छोटा था, पुराना बिस्तर, एक अलमारी, कुछ पुरानी फोटो। दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। उनका शरीर दर्द से भरा था, लेकिन मन और ज्यादा दुखी था। रात को रमेश लौटा। वो ऑफिस से थका हुआ था, बैग हाथ में, चेहरे पर थकान। अनीता ने हाथ पर पट्टी बांधी हुई थी, शायद खुद ही लगाई थी। आंखें लाल, जैसे रोई हो। उसने रोते हुए कहा, रमेश, माँ ने मुझे बहुत काम करवाया आज। गिलास तोड़ दिए, मैं डर गई, बच्चे पर असर पड़ सकता था। मैंने कहा था आराम करो, लेकिन उन्होंने नहीं माना, सारे काम मुझसे करवाए। रमेश गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें सिकुड़ गईं। वो सीधे सरोज के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खटखटाया, लेकिन बिना इंतजार किए अंदर घुस गया। माँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? अनीता प्रेग्नेंट है और तुम मुझसे इतना काम करवाती हो। गिलास तोड़ना क्या था? अब क्या, बच्चे को कुछ हो गया तो? तुम्हारी वजह से घर में शांति नहीं है, रोज का ड्रामा। सरोज कुछ बोल नहीं पाई। उनकी आंखें नम थीं। वे बिस्तर पर बैठी थीं, हाथ जोड़े हुए। रमेश ने उन्हें डांटा। आवाज इतनी तेज कि कमरे की दीवारें गूंज उठीं। थप्पड़ मारने की नौबत आई। उसका हाथ उठा, लेकिन आखिरी पल में रुक गया। शायद बचपन की याद ने रोक लिया। अनीता चुपचाप दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी, मन ही मन खुश। उसके चेहरे पर छिपी मुस्कान थी। रमेश और अनीता बाहर खाना खाने चले गए। सरोज अकेली रह गईं। उन्होंने देखा, सारा खाना जमीन पर फेंका हुआ था, जैसे जानबूझकर। फ्रिज खाली, रोटियां सूख कर पड़ी थीं। वे रो पड़ी। हे भगवान, अब और कितना सहना है, कितने दिन और? रमेश तो क्यों नहीं समझता? उनकी आंखों में आंसू थे, शरीर में दर्द, दिल में टूटन, लेकिन कहीं गहरे में एक छोटी सी उम्मीद अभी भी बाकी थी। शायद कल कुछ बदल जाए। लेकिन वे नहीं जानती थी कि कल और भी बुरा होने वाला था, और भी कड़वा, और भी क्रूर। एक शाम की बात है। सूरज ढल चुका था और आकाश में बादल छाए हुए थे। हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जो शहर की गर्मी को थोड़ा राहत दे रही थी। सरोज रसोई में रोटियां सेक रही थी। रसोई की खिड़की से बारिश की बूंदें टपक रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। वो खुशबू सरोज को उनके गांव की याद दिलाती थी, जहां वे बचपन में खेली थीं। रसोई में गैस की नीली लौ जल रही थी और तवे पर रोटी सेक रही थी। सरोज की उंगलियां अब कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन वे फिर भी रोटियां गोल गोल बेलती और सेकती। अनीता हॉल में सोफे पर लेटी टीवी देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। टीवी पर कोई सास बहू का सीरियल चल रहा था, लेकिन अनीता की आंखें बंद थीं और वो अपने पेट पर हाथ फेर रही थी। अचानक अनीता के मुंह से एक तेज चीख निकली। आह, माँ जी! उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सरोज का दिल धड़क गया। सरोज तुरंत तवे से रोटी उतारकर रसोई से दौड़कर हॉल में आई। उनकी छड़ी, जो हमेशा उनके साथ रहती थी, जमीन पर गिर गई, लेकिन वे नहीं रुकीं। उनके पैर कांप रहे थे, कमर में दर्द हो रहा था, लेकिन माँ का दिल था जो सब भूल गया। अनीता सोफे पर छटपटा रही थी। उसके चेहरे पर पसीना था और हाथ पेट पर दबाए हुए थे। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। क्या हुआ बेटा, कहाँ दर्द है? सरोज ने पूछा। उनकी आवाज में चिंता साफ छलक रही थी। सरोज अनीता के पास बैठ गईं, उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके माथे पर पसीना पोंछा। अनीता ने दांत पीसते हुए कहा, पेट में बहुत तेज दर्द, लगता है बच्चा। उसकी आवाज टूट रही थी और वो दर्द से कराह रही थी। सरोज समझ गईं कि डिलीवरी का समय आ गया है। उनका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वे शांत रहने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने अनीता को सहारा दिया, उसे सोफे पर ठीक से लिटाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। डरो मत बेटा, लंबी लंबी सांस लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी रमेश को फोन करती हूँ। सरोज की आवाज में एक माँ की मजबूती थी, जो अपनी बहू की पीड़ा देखकर भी खुद को संभाल रही थीं। वे उठीं और टेबल पर रखा फोन उठाया। फोन पुराना था, लेकिन सरोज ने उसे हमेशा चार्ज रखा था। उन्होंने रमेश का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजती रही, 1, 2, 3, लेकिन कोई जवाब नहीं। सरोज की आंखें नम हो गईं, लेकिन वे नहीं रुकीं। उनके मन में एक डर सा उठा। रमेश ऑफिस में होगा, बिजी होगा, लेकिन आज तो फोन उठाना चाहिए। उन्होंने दोबारा फोन किया। इस बार भी घंटी बजती रही, 4, 5, 6, कोई जवाब नहीं। अनीता दर्द से करा रही थी। जल्दी करो माँ जी, नहीं सहा जा रहा। उसकी आवाज में पीड़ा थी और वो सोफे पर तड़प रही थी। सरोज ने तीसरी बार फोन किया, लेकिन रमेश ने फोन नहीं उठाया।
सरोज को याद आया कि रमेश ऑफिस में बिजी रहता है और अक्सर उनके फोन को इग्नोर कर देता है। पिछले हफ्ते भी जब सरोज ने फोन किया था, रमेश ने कहा था, माँ मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। लेकिन आज की बात अलग थी। आज तो घर में इमरजेंसी थी। सरोज ने मन ही मन कहा, हे भगवान, फोन उठा ले बेटा, तेरी बहू को दर्द हो रहा है। लेकिन फोन नहीं उठा। सरोज ने चौथी बार ट्राई किया। घंटी बजती रही लेकिन कोई जवाब नहीं। अब सरोज की घबराहट बढ़ रही थी। उन्होंने 5वीं बार फोन किया, फिर 6ठी बार। हर बार वही, घंटी बजती और कट जाती। अनीता अब और जोर से चीख रही थी, कुछ करो, अस्पताल ले चलो, मुझे नहीं सहा जाता। उसकी आंखों में आंसू थे और वो पेट पकड़कर कराह रही थी। सरोज का दिल टूट रहा था। वे सोच रही थीं कि रमेश क्यों नहीं उठा रहा। शायद मीटिंग में है, शायद फोन साइलेंट पर है। लेकिन अब क्या करें? अस्पताल दूर है और अकेले अनीता को ले जाना मुश्किल होगा। सरोज की अपनी उम्र हो चुकी थी, पैर कमजोर थी, लेकिन फिर भी वे कुछ न कुछ करना चाहती थी। तभी उन्हें याद आया अनीता की सहेली काव्या का। काव्या अक्सर घर आती थी और सरोज को लगता था कि वो एकमात्र इंसान है जो अनीता के अलावा सरोज से थोड़ी हमदर्दी रखती है। काव्या एक कामकाजी लड़की थी जो पास के अपार्टमेंट में रहती थी। वो अनीता की कॉलेज फ्रेंड थी और घर आकर सरोज से बातें करती, उनकी सेहत पूछती। सरोज ने काव्या का नंबर डायल किया। पहली बार में फोन नहीं उठा। सरोज की सांसें रुक सी गईं। उन्होंने दोबारा किया। इस बार काव्या ने फोन उठाया। हेलो काकी, कैसी हो आप? काव्या की आवाज में सच्ची चिंता थी जो सरोज को थोड़ा सुकून देती थी। सरोज ने जल्दी से कहा, बेटा जल्दी से घर आ जाओ, अनीता को दर्द हो रहा है, बच्चा आने वाला है, रमेश फोन नहीं उठा रहा, मुझे मदद चाहिए। उनकी आवाज कांप रही थी। काव्या ने तुरंत कहा, काकी टेंशन मत लो, मैं अभी गाड़ी लेकर आती हूँ, 10-15 मिनट में पहुँचती हूँ। अनीता को पानी पिलाओ और शांत रखो। काव्या की आवाज में दृढ़ता थी जो सरोज को थोड़ा बल देती थी। सरोज ने फोन रखा और अनीता के पास बैठ गईं। उन्होंने अनीता के बाल सहलाए, उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रखा, पानी पिलाया और कहा, बेटा थोड़ा सब्र करो, काव्या आ रही है, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। अनीता ने सरोज का हाथ पकड़ा और कहा, माँ जी दर्द बहुत है, मुझे डर लग रहा है। सरोज ने उसके हाथ को थपथपाया और कहा, डर मत, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। लेकिन सरोज खुद डरी हुई थी। वे सोच रही थीं कि अगर समय पर अस्पताल न पहुंचे तो क्या होगा। बाहर बारिश तेज हो गई थी और सड़कें फिसलन भरी हो गई थीं। काव्या ठीक 15 मिनट में पहुंच गई। वो घर में दौड़कर आई। उसके बाल भीगे हुए थे, चेहरा घबराहट से लाल, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। काकी चलो, अनीता मैं और काव्या तुम्हें गाड़ी में बैठाते हैं, सब ठीक होगा। काव्या ने अनीता को देखा जो अब दर्द से पसीने में भीगी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वो बार बार पेट पकड़ रही थी। सरोज और काव्या ने मिलकर अनीता को सहारा दिया। सरोज का अपना शरीर दर्द कर रहा था, उनकी कमर झुक चुकी थी, पैर कांप रहे थे, लेकिन माँ का दिल था जो अपनी बहू की पीड़ा देखकर अपना दर्द भूल गया। वे अनीता के एक तरफ से सहारा देकर उसे उठाया, काव्या दूसरी तरफ से। अनीता धीरे धीरे उठी लेकिन दर्द से कराह उठी। आह, धीरे। वे उसे दरवाजे तक ले गए। बाहर गाड़ी खड़ी थी। बारिश अब मूसलाधार हो रही थी और सड़क पर पानी बह रहा था। वे अनीता को गाड़ी तक ले गईं, पिछली सीट पर लिटाया। अनीता को तकिया लगाकर लिटाया और उसके पेट पर हल्का कंबल डाला। काव्या ड्राइविंग सीट पर बैठी, सरोज उसके बगल में। गाड़ी स्टार्ट हुई। इंजन की आवाज बारिश की आवाज में घुल गई। रास्ता लंबा था, शहर का ट्रैफिक, बारिश की वजह से फिसलन भरी सड़कें। अस्पताल पहुंचने में 1 घंटा लगना था। काव्या ने गाड़ी तेज चलाई लेकिन सावधानी से। रास्ते में ट्रैफिक जैम था, कारें धीरे धीरे चल रही थीं। अनीता पिछली सीट पर कराह रही थी, जल्दी करो, दर्द बढ़ रहा है, मुझे लगता है बच्चा अभी आएगा। उसकी आवाज में डर था। सरोज ने पिछली तरफ मुड़कर अनीता का हाथ थामा और कहा, बेटा सांस लो, लंबी सांस लो, भगवान सब ठीक कर देंगे, राम नाम जपो। सरोज खुद मन ही मन राम का नाम जपती रही। राम राम राम। उनकी आंखें बंद थीं और वे प्रार्थना कर रही थीं। रास्ते में वे पुरानी यादों में खो गईं। उन्हें याद आया जब रमेश का जन्म हुआ था, तब गोपाल उनके साथ थे, हाथ थामे थे, लेकिन अब अकेली थीं। काव्या ने सरोज को देखा और कहा,
काकी चिंता मत करो, हम समय पर पहुंच जाएंगे। मैंने अस्पताल को फोन कर दिया है, वे तैयार हैं। सरोज ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, तेरी वजह से सब हो रहा है, भगवान तुझे खुश रखे। गाड़ी अब हाईवे पर थी जहां स्पीड बढ़ गई थी, लेकिन बारिश से विजिबिलिटी कम थी और काव्या सावधानी से ड्राइव कर रही थी। रास्ते में एक जगह जैम लगा था, एक एक्सीडेंट हो गया था। सरोज की सांसें रुक गईं। हे भगवान, ये क्या? लेकिन काव्या ने साइड से निकाल लिया। अनीता का दर्द अब और बढ़ गया था, वो चीख रही थी। सरोज ने उसे पानी पिलाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। सब्र करो बेटा, बस पहुंचने वाले हैं। अस्पताल अब करीब था, लेकिन समय जैसे रुक सा गया था। सरोज सोच रही थी कि रमेश को फिर फोन करूं, लेकिन फोन बैटरी कम थी। आखिरकार 1 घंटे की मुश्किल यात्रा के बाद वे अस्पताल पहुंचे। अस्पताल का गेट बड़ा था और लाइट्स जल रही थीं। काव्या बाहर निकली, बारिश में भीगी, और नर्स को बुलाया। नर्सें दौड़कर आईं, अनीता को स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ले जाया गया। सरोज और काव्या बाहर वेटिंग रूम में बैठ गईं। सरोज की सांसें अब जाकर सामान्य हुईं। उनका शरीर थक चुका था, पैर दर्द कर रहे थे, लेकिन मन में सुकून था कि समय पर पहुंच गए। काव्या ने सरोज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, काकी हम समय पर पहुंच गए, सब ठीक होगा, अनीता मजबूत है। सरोज ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, भगवान की कृपा है, तेरी वजह से सब हुआ। लेकिन उनके मन में रमेश का फोन न उठाना खटक रहा था। वे सोच रही थीं कि अगर काव्या न होती तो क्या होता? क्या वो अकेले अनीता को ले जा पाती? अस्पताल का माहौल व्यस्त था। नर्सें इधर उधर भाग रही थी, डॉक्टरों की आवाजें, रोते हुए बच्चों की चीखें। सरोज को अपना पुराना समय याद आ गया, जब रमेश का जन्म हुआ था। तब अस्पताल छोटा था, लेकिन गोपाल उनके साथ थे। वे हाथ थामे बैठे थे और सरोज को ताकत दे रहे थे। अब अकेली थी, लेकिन काव्या थी जो परिवार जैसी लगती थी। वेटिंग रूम में कुर्सियां पुरानी थीं, दीवारों पर पोस्टर लगे थे, स्वास्थ्य संबंधी सलाह। सरोज ने काव्या से कहा, बेटा तू पानी पी ले, थक गई होगी। काव्या ने कहा, नहीं काकी, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। वे दोनों चुपचाप बैठी रहीं, इंतजार करती रहीं। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। सरोज की आंखें बंद थीं, वे प्रार्थना कर रही थीं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन मुस्कान थी। मुबारक हो, बेटा हुआ है, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। सरोज की आंखें खुशी से भर आईं। वे उठ खड़ी हुईं। उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन खुशी से। उन्होंने हाथ जोड़कर डॉक्टर को धन्यवाद कहा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, भगवान आपको लंबी उम्र दें। काव्या ने सरोज को गले लगाया और कहा, काकी आप दादी बन गईं और मैं बुआ, कितनी खुशी की बात है। सरोज ने हंसकर कहा, हाँ बेटा, पोता आया है, घर में लक्ष्मी आई है, अब घर में खुशियां आएंगी। उनकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी। डॉक्टर ने कहा, अब आप बच्चे से मिल सकती हैं, लेकिन सावधानी से, इन्फेक्शन न हो। सरोज और काव्या अंदर गईं। कमरा साफ सुथरा था, सफेद दीवारें, मेडिकल उपकरण। अनीता बेड पर लेटी थीं, थकी हुई लेकिन खुश। उसका चेहरा चमक रहा था और आंखें बच्चे पर टिकी थीं। सामने के पालने में बच्चा लेटा था, छोटा सा, गुलाबी चेहरा, आंखें बंद, मुट्ठियां बंद। उसकी छोटी सी नाक, होंठ, सब कुछ इतना प्यारा था। सरोज का दिल उछल पड़ा। वे बच्चे के पास गईं, हाथ बढ़ाया और गोद में लेने की कोशिश की। उनका दिल भर आया था, आंसू बह रहे थे। मेरा पोता कितना प्यारा है। लेकिन तभी दरवाजा खुला और रमेश अंदर आया। वो हाँफ रहा था, चेहरा लाल, कपड़े भीगे हुए। अनीता, वो चिल्लाया और सीधा पालने के पास गया, बच्चे को झट से गोद में उठा लिया। सरोज का हाथ हवा में ही रुक गया। वे एकटक रमेश को देखती रहीं। उनका दिल जैसे रुक सा गया। काव्या ने कहा, देव, माँ बच्चे को गोद ले रही थी, तुमने ऐसे क्यों उठा लिया? थोड़ा इंतजार कर लेते। रमेश ने बिना सरोज की तरफ देखे कहा, बच्चा मेरा है, सबसे पहले मैं ही गोद लूंगा। और वैसे भी माँ के हाथ गंदे हैं, बच्चे को इन्फेक्शन हो गया तो अस्पताल में कितने जर्म्स हैं। उसकी आवाज में एक तरह की कठोरता थी जो सरोज को चुभ गई। सरोज का दिल जैसे टूट गया। वे चुपचाप पीछे हट गईं। उनकी आंखें नम थीं। काव्या ने गुस्से से कहा, कैसी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती? माँ है तुम्हारी, इतना अपमान। लेकिन रमेश ने इग्नोर किया। वो बच्चे को गोद में लेकर अनीता के पास गया और कहा, देखो अनीता, हमारा बेटा कितना प्यारा है। अनीता ने आंखें खोली और काव्या को देखकर कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई बांझ औरत मेरे बच्चे को छुए, इन्फेक्शन का खतरा है। उसकी आवाज में एक तरह की घृणा थी जो काव्या को चुभ गई। काव्या की आंखें भर आईं, वो रोते हुए बाहर चली गई।
ये क्या कह रही हो अनीता? सरोज काकी ने तुम्हारे लिए कितना किया है। लेकिन अनीता ने इग्नोर किया। सरोज का दिल छलनी हो गया। वे बच्चे को दूर से देखती रहीं, लेकिन छू नहीं पाई। उनका मन रो रहा था। वे सोच रही थीं कि क्या यही है उनका इनाम, इतनी मेहनत, इतना दर्द और बदले में अपमान। लेकिन वे चुप रहीं, क्योंकि माँ का दिल कभी विद्रोह नहीं करता। अस्पताल से डिस्चार्ज का समय आया। 2 दिन बाद अनीता ठीक हो गई थी। वे बच्चे को गोद में लेकर बाहर आई। रमेश गाड़ी लेकर खड़ा था। उसने अनीता को सहारा दिया। सरोज पीछे पीछे आई, उनकी छड़ी साथ थी। जैसे ही सरोज गाड़ी में बैठने लगी, रमेश ने रोक दिया। माँ, आप ऑटो से आ जाना, हम आपको साथ नहीं ले जा सकते। बच्चे को ठंड लग जाएगी और गाड़ी में स्पेस कम है, सॉरी। सरोज के दिल में चोट लगी, लेकिन वे मुस्कुराईं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। वे अकेले ऑटो में बैठी और घर की तरफ निकली। रास्ते में बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सरोज का मन रो रहा था। वे सोचती रहीं कि क्या बच्चा आने से सब बदल जाएगा या दर्द और बढ़ेगा। घर पहुंचकर क्या होगा? क्या पोते को कभी गोद में ले पाएंगी? उनके मन में सवालों का तूफान था, लेकिन जवाब नहीं। ऑटो की खिड़की से बाहर देखती रहीं। शहर की लाइट्स धुंधली लग रही थीं। घर पहुंची, दरवाजा खोला और अंदर गईं। घर सूना था, लेकिन सरोज ने खुद को संभाला। वे जानती थीं कि जीवन जारी है और उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। लेकिन आज का दर्द गहरा था, जो शायद कभी न भूलेंगी। बच्चे के घर आने को एक पूरा महीना बीत चुका था। 30 दिन, 30 रातें। हर दिन सुबह की पहली किरण के साथ घर में एक नई हलचल शुरू हो जाती थी। आरव की छोटी छोटी आवाज़ें, जो कभी रोने की, कभी हंसने की, कभी बस सांस लेने की होती। दूध की बोतल की आवाज़, जब अनीता उसे दूध पिलाती। बोतल की चूची से निकलने वाली छोटी छोटी आवाज़ें। अनीता की थकी हुई लेकिन खुश मुस्कान, जब वो आरव को गोद में लेकर झूला झुलाती। घर में अब पहले जैसी उदासी नहीं थी। हवा में एक मीठी सी खुशबू फैली रहती, बच्चे के तेल की, दूध की और कभी कभी अनीता द्वारा लगाई जाने वाली हल्की परफ्यूम की। लेकिन सरोज के लिए ये महीना एक अलग तरह का दर्द लेकर आया था। एक ऐसा दर्द जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, लेकिन हर पल महसूस होता है। वे अभी तक अपने पोते को गोद में नहीं ले पाई थी। हर बार जब वे बच्चे के पास जाती, कुछ न कुछ हो जाता। कभी रमेश अचानक बच्चे को उठा लेता, कभी अनीता कोई बहाना बना देती। माँ जी, बच्चा अभी सो रहा है, उसे जगाना नहीं चाहिए। उसके हाथ गंदे हैं, पहले हाथ धो लीजिए। इन्फेक्शन का डर है, डॉक्टर ने मना किया है। आपकी साड़ी पर धूल लगी है, बच्चे को एलर्जी हो सकती है। ये बहाने रोज नए नए आते। सरोज चुपचाप पीछे हट जाती। वे मुस्कुराती जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन अंदर से उनका दिल हर बार टूटता, टुकड़े टुकड़े होकर बिखरता, और फिर वे खुद ही उसे जोड़ लेती। रात को जब सब सो जाते, सरोज अकेले अपने कमरे में लेट जाती। अंधेरे में छत की तरफ देखती और सोचती, क्या मेरे हाथ वाकई इतने गंदे हो गए हैं कि मैं अपने पोते को छू भी नहीं सकती? क्या मैं इतनी अछूत हो गई हूँ कि मेरी बहू को डर लगता है? लेकिन वे कुछ कहती नहीं। माँ का दिल तो माँ ही होता है, वो सहन कर लेती है, लेकिन शिकायत नहीं करती। वो दर्द को पी जाती है, जैसे सालों से पीती आई है। कभी कभी सरोज आरव को दूर से देखती, जब अनीता उसे बदल रही होती या रमेश उसे गोद में लेकर हंस रहा होता। सरोज की आंखें नम हो जाती। वे सोचती, ये मेरा पोता है, मेरे बेटे का बेटा, मेरे खून का हिस्सा, फिर भी मुझे इतनी दूर रखा जा रहा है। लेकिन वे कभी जोर नहीं करती। वे बस चुपचाप सेवा करती रहती। आरव के कपड़े धोना, उसकी बोतलें साफ करना, अनीता के लिए खाना बनाना। वे जानती थीं कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो शायद घर में और तनाव बढ़ जाएगा, इसीलिए वे चुप रहती। एक शाम रमेश ने सरोज को बुलाया। वो हॉल में बैठा था, बच्चा गोद में। बच्चा सो रहा था, उसकी छोटी सी मुट्ठियां बंद। अनीता कमरे में थी, शायद आराम कर रही थी। रमेश का चेहरा गंभीर था। उसने सरोज को देखा और कहा, माँ, कल घर में पूजा है, बच्चे का नामकरण होना है, सारी तैयारी समय से कर देना। पंडित जी आएंगे, मेहमान आएंगे, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। सरोज ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। उनकी आवाज में वही पुरानी ममता थी, वही प्यार जो कभी कम नहीं हुआ। रमेश ने कुछ और नहीं कहा, वो बस आरव को सहलाने लगा। सरोज रसोई की तरफ चली गई। उन्हें पता नहीं था कि ये उनका आखिरी दिन इस घर में होने वाला है। रात भर सरोज ने तैयारी की। वे देर रात तक जागी रहीं। पहले पूजा का सामान निकाला, एक छोटी सी लकड़ी की थाली जिसमें कलश रखा जाता था। उसमें चावल, हल्दी, कुमकुम, फूल, अक्षत, धूप बत्ती, अगरबत्ती, घी का दिया, कपूर, सब कुछ व्यवस्थित किया। फिर फूलों की माला बनाई, बाजार से लाए गए गुलाब, गेंदे और चमेली के फूलों से।
उनकी उंगलियां अब धीमी हो चुकी थीं, लेकिन वे सावधानी से फूलों को गूंथती रहीं। हर फूल को छूते हुए वे मन ही मन आरव के लिए प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरा पोता सदा सुखी रहे, उसकी जिंदगी में कभी दुख ना आए। फिर घर की सफाई की, फर्श पोछा, दीवारें साफ की, आंगन में रंगोली बनाई। उनकी कमर दर्द कर रही थी, पैर सूज गए थे। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन वे रुकी नहीं। बच्चे का नामकरण है, मेरे पोते का पहला संस्कार, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, वे मन ही मन कहती रहीं। सुबह होने से पहले ही वे उठ गईं। सूरज अभी उगा भी नहीं था, अंधेरा अभी छटा नहीं था। वे उठकर स्नान किया, नई साड़ी पहनी, वही साड़ी जो रमेश ने अपनी पहली सैलरी से दी थी, हल्के हरे रंग की, किनारे पर सुनहरा बॉर्डर। साड़ी पहनते समय उनकी आंखें भर आईं। ये साड़ी रमेश ने दी थी, तब कितना प्यार था उसकी आंखों में। आज लेकिन वे खुद को संभाला, पूजा की थाली सजाने लगी। कलश में पानी भरा, उसमें आम के पत्ते, नारियल, सुपारी, सब कुछ परंपरा के अनुसार। सुबह होते ही मेहमान आने शुरू हो गए। पहले पड़ोसी आए, शर्मा जी, उनकी पत्नी, बच्चे, फिर अनीता के कुछ दोस्त, फिर रमेश के ऑफिस के कुछ सहकर्मी। घर में हल्की रौनक थी। बच्चे की छोटी छोटी हरकतों पर सब हंस रहे थे। कोई कहता देखो कितना क्यूट है, कोई कहता आंखें बिल्कुल माँ जैसी हैं। सरोज मेहमानों की सेवा में लगी रहीं। चाय बनाई, अदरक वाली, इलायची वाली, नाश्ता परोसा, पोहा, उपमा, समोसे, जलेबी। हर किसी को मुस्कुराकर स्वागत किया, आइए जी, बैठिए, चाय लीजिए। लेकिन उनकी आंखें बार बार बच्चे की तरफ जाती। वे दूर से ही उसे देखती, मुस्कुराती, लेकिन पास नहीं जाती। हर बार दिल में एक टीस उठती। पंडित जी आए, सफेद धोती कुर्ता, माथे पर तिलक, हाथ में लाल रुमाल। पूजा शुरू हुई। हॉल में आसन बिछाए गए। रमेश और अनीता बीच में बैठे, आरव अनीता की गोद में। सरोज भी पूजा में बैठने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने साड़ी का पल्लू ठीक किया, बालों में फूल लगाया। लेकिन जैसे ही वे पूजा के आसन पर बैठने लगी, रमेश उनके पास आया। उसने धीरे से लेकिन सख्त स्वर में उनके कान में कहा, माँ, आप पूजा में बैठकर क्या करेंगी? हम सब तो है ना, आप जाओ और मेहमानों का ख्याल रखो। सरोज का दिल जैसे बैठ गया, उनकी सांस रुक गई। वे चुपचाप उठी और दूर कोने में खड़ी हो गईं। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन वे आंसू नहीं बहने देना चाहती थीं। मेहमानों के बीच में खड़ी होकर वे सोच रही थीं, ये मेरा पोता है, मैंने इसके लिए इतने दिन सहा, इतनी रातें जागी, आज भी मुझे पूजा में नहीं बैठने दिया गया। वे दूर से ही पूजा देखती रहीं। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, हवन किया, फिर बच्चे का नाम रखा, आरव। आरव, शांति देने वाला, समुद्र की तरह विशाल। सबने तालियां बजाईं। रमेश और अनीता खुशी से झूम उठे। अनीता ने आरव को चूम लिया। सरोज ने मन ही मन कहा, आरव, सदा सुखी रहे मेरा पोता, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए। नामकरण के बाद पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। रमेश ने पंडित जी के पैर छुए, फिर सबके। आखिर में वो सरोज के पास आया। उसने झुककर पैर छुए। सरोज का दिल भर आया। उन्होंने रमेश के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा सदा सुखी रहे, तुम्हारा घर सदा खुशियों से भरा रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। रमेश ने झल्लाकर कहा, क्या नाटक है माँ, ऐसे क्यों कर रही हैं? कितने सारे मेहमान हैं, क्या आप सबको बताना चाहती हैं कि हम आपका ख्याल नहीं रखते? सरोज ने आंसू पोंछे और कहा, नहीं बेटा, मैं खुश हूँ, सदा सुखी रह तू। वे चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गईं। अनीता ने पीछे से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आओ, लेकिन आप मेरी एक नहीं सुनते। अब देखो सबके सामने नाटक। धीरे धीरे मेहमान चले गए। शाम हो गई। घर में अब सन्नाटा था। सिर्फ आरव की हल्की हल्की सांसें सुनाई दे रही थीं। रमेश सरोज के कमरे में आया। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। माँ, आपको लेकर कहीं जाना है, अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। सरोज ने पूछा, पर बेटा कहाँ? उनकी आवाज कांप रही थी। रमेश ने सख्त स्वर में कहा, जितना कहा गया है उतना करो, सामान उठाओ। सरोज समझ गईं। उनका दिल फटने लगा। वे चुपचाप उठी। उनका कमरा छोटा था। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी जिसके दरवाजे अब ठीक से बंद नहीं होते थे। एक पुराना बिस्तर जिस पर सालों से वे सोती आई थीं। कुछ कपड़े, गोपाल की तस्वीर जो हमेशा उनके सिरहाने रखी रहती थी। रमेश की बचपन की फोटो जब वो छोटा था, घुटनों के बल चलता हुआ। उन्होंने एक छोटा सा थैला लिया, उसमें 2 साड़ियां डाली, एक रोजमर्रा की, एक वही जो आज पहनी थी, कुछ जरूरी सामान, एक छोटा साबुन, तेल की शीशी, चश्मा और सबसे आखिर में गोपाल की तस्वीर। जैसे ही वे थैला उठाने लगी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे रो पड़ी।
ये घर, मैंने इसे अपने खून पसीने से बनाया था। यहाँ रमेश पैदा हुआ था, यहाँ गोपाल ने आखिरी सांस ली थी। आज उसी घर से जा रही हूँ। रमेश ने इंतजार किया। सरोज ने आंसू पोंछे और कहा, चल बेटा। वे घर से निकली। बाहर गाड़ी खड़ी थी, वही गाड़ी जिसमें अनीता को अस्पताल ले गए थे। सरोज ने एक बार पीछे मुड़कर घर देखा। वही आंगन जहां रमेश खेलता था, जहां गोपाल शाम को चाय पीते थे, वही रसोई जहां उन्होंने सालों तक खाना बनाया। उनका कलेजा फट रहा था। गाड़ी में बैठते समय उनकी आंखें फिर भर आईं। रमेश ने गाड़ी स्टार्ट की और चुपचाप चल पड़ा। रास्ते में सरोज मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे राम, काश ये सफ़र ख़त्म न हो, काश मेरी गलतफहमी हो, काश रमेश कह दे कि मजाक था। लेकिन समय को कोई नहीं रोक सकता। सड़कें अब अंधेरी हो चुकी थीं, शहर की लाइट्स पीछे छूट रही थीं। कुछ देर बाद वे वृद्धा आश्रम पहुंच गए। बोर्ड पर लिखा था, वरिष्ठ नागरिक आश्रम। सरोज का दिल टूट गया। वे वो पड़ी। रमेश ने उनका बैग उठाया और अंदर ले गया। आश्रम के अंदर एक बुजुर्ग महिला ने स्वागत किया। उसका नाम सुशीला था। सफेद साड़ी, सफेद बाल, लेकिन आंखों में दया। रमेश ने कहा, देखिए, घर में उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि यहाँ छोड़ दूं। यहाँ उनकी उम्र के लोग हैं, अच्छी देखभाल होगी। रमेश ने सरोज के पैर छुए। सरोज ने कांपते हाथों से उसे आशीर्वाद दिया, बेटा सदा सुखी रहे, अपने बच्चे का ख्याल रखना, आरव को कभी दुख मत होने देना। रमेश की आंखें नम हुई, लेकिन वो पलटा नहीं। वो सीधा बाहर निकल गया। गाड़ी की आवाज दूर होती गई। सरोज अंदर चली गई। आश्रम के कमरे में उनकी एक छोटी सी जगह थी, एक बिस्तर, एक छोटी मेज, एक कुर्सी। उन्होंने थैला रखा और गोपाल की तस्वीर निकाली। तस्वीर को सीने से लगाकर रो पड़ी, गोपाल, मैं आ गई, अब तुम्हारे पास ही हूँ। बाहर से रमेश की गाड़ी की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। ये उनका आखिरी दिन था, उस घर में, उस परिवार में जहां उन्होंने सब कुछ दिया था। अब वे अकेली थीं, लेकिन उनके दिल में अभी भी वही ममता थी। वे सोच रही थीं, आरव, मेरा पोता, कभी तो दादी माँ को याद करेगा ना। रमेश की गाड़ी वृद्धाश्रम के लोहे के बड़े गेट से निकलकर मुख्य सड़क पर आई। इंजन की आवाज अब भी तेज थी, लेकिन रमेश का मन अब भी वहीं अटका हुआ था, आश्रम की उस छोटी सी इमारत में जहां उसने अपनी माँ को छोड़कर आया था। उसने एक बार रियर व्यू मिरर में पीछे मुड़कर देखा। आश्रम की सफेद दीवारें, हरे भरे पेड़ और वो छोटा सा बोर्ड जो अब धुंधला पड़ता जा रहा था। सब कुछ धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। सरोज का चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर रहा था, वो अंतिम मुस्कान जो दर्द से भरी हुई थी, वो कांपता हुआ हाथ जो आशीर्वाद देने के लिए उठा था, बेटा सदा सुखी रहे, अपने बच्चे का ख्याल रखना, आरव को कभी दुख मत होने देना। ये शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। रमेश ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, जैसे तेज चलकर उन यादों से दूर भाग सके। लेकिन मन के भीतर एक आवाज बार बार पूछ रही थी, क्या मैंने सही किया? क्या सचमुच माँ को वहां छोड़ना सही था? रास्ते भर वो चुप रहा। शहर की लाइटें चमक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा था। ट्रैफिक की आवाजें, हॉर्न, सब कुछ दूर दूर लग रहा था। उसके दिमाग में पुरानी तस्वीरें घूम रही थीं। जब वो छोटा था, तब सरोज रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती थी। बुखार आने पर ठंडे पानी की पट्टी बदलती, दवा पिलाती। जब गोपाल की मौत हुई थी, तब सरोज ने अकेले ही उसे पाला था। कई बार भूखी सोई, लेकिन रमेश को कभी भूखा नहीं रहने दिया। स्कूल की फीस के लिए बर्तन मांजती, कचरा चुनती, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। और आज वो उसी माँ को घर से निकाल कर आ गया था। घर पहुंचते ही अनीता ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उत्सुकता। कहाँ गए थे इतनी देर? आरव रो रहा था। रमेश ने थके हुए स्वर में कहा, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाया। एक पल के लिए अनीता के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी। उसकी आंखें चमकी, होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसने झट से भावनाएं छिपाई और बोली, अच्छा किया, अब घर में शांति रहेगी, बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी, अब हम तीनों मिलकर खुशी से रहेंगे। रमेश चुप रहा। वो हॉल में बैठ गया। आरव सो रहा था, उसकी छोटी सी सांसें सुनाई दे रही थी। रमेश ने उसे देखा, लेकिन मन में सुकून नहीं आया। उस रात वो बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन नींद नहीं आई। छत की तरफ देखता रहा। अनीता आरव को दूध पिला रही थी, लेकिन रमेश का ध्यान कहीं और था।
उसे याद आ रहा था कि कैसे सरोज रात को उसके लिए खिचड़ी बनाती थी, कैसे वे कहती, बेटा खा ले, माँ भूखी नहीं है। लेकिन आज वो माँ को घर से निकाल कर आ गया था। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीने बीतते गए। आरव बड़ा होने लगा। पहले वो सिर्फ रोता हंसता था, अब वो पलटने लगा, फिर घुटनों के बल चलने लगा। अनीता और रमेश दोनों उसे हर खुशी देने की कोशिश करते, नए नए खिलौने लाते, रंग बिरंगे कार, टेडी बेयर, म्यूजिकल टॉयज, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड शर्ट्स, जूते, महंगे स्कूल में दाखिला करवाया। लेकिन घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां सरोज सब कुछ संभाल लेती थी, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई, बच्चे की देखभाल, अब वही काम अनीता और रमेश को करने पड़ते। अनीता का व्यवहार दिन ब दिन और भी जिद्दी और कठोर होता जा रहा था। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना शुरू हो गया। रमेश, तुम्हें पता है कितना काम है, तुम बस बैठे रहते हो। रमेश पर इल्जाम लगाना, तुम्हारी माँ होती तो सब संभाल लेती, लेकिन तुमने उन्हें निकाल दिया। घर के कामों में भी अब रमेश को ही हाथ बटाना पड़ता, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, बच्चे को गोद में लेकर चुलाना। एक शाम रमेश ने अनीता से कहा, अनीता, घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, माँ की कमी खल रही है। पहले सब कितना आसान था। अनीता ने व्यंग से हंसकर कहा, अब याद आई माँ की? जब वे यहाँ थीं तब तुम्हें परेशान करती थी, हर बात में टोकती थी। अब जा चुकी है तो कमी लग रही है। अच्छा हुआ जो गई, अब हमारा घर है, हमारी मर्जी। रमेश चुप हो गया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात को सोते समय वो सोचता, माँ अब कैसी होंगी? क्या उन्हें वहाँ अच्छा लग रहा होगा? क्या वे मुझे माफ कर देंगी? उसने कई बार वृद्धाश्रम का नंबर डायल करने की सोची, फोन हाथ में लिया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्या कहूँगा? माँ, मैं आ रहा हूँ, या माफी मांगूंगा और फोन नीचे रख देता। कुछ महीने बाद एक दिन रमेश का मन नहीं माना। वो बिना अनीता को बताए वृद्धाश्रम की तरफ निकल पड़ा। सुबह सुबह निकला था। रास्ते भर वो सपने देखता रहा, सोचता रहा, माँ मिलेंगी, वो उनके पैर छुएगा, माफी मांगेगा। माँ, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। उन्हें वापस घर ले आएगा। घर में फिर से वही पुरानी गर्माहट आएगी। आरव माँ को देखकर हंसेगा, सरोज आरव को गोद में लेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आश्रम पहुंचते ही उसने जल्दी से अंदर कदम रखा। आंगन में कुछ बुजुर्ग बैठे थे। एक बुजुर्ग आदमी ने उसे देखा, सफेद बाल, कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में दया। बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? रमेश की आंखें नम हो गईं, उसकी आवाज कांप रही थी। बाबा, मेरी माँ सरोज देवी, वे यहाँ है ना? बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें दुख से भर आईं। वो धीरे से बोला, बेटा, तुम बहुत देर कर आए, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। रमेश की दुनिया जैसे थम गई, उसका शरीर कांपने लगा, पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहा आपने? हाँ बेटा, जब तुम उन्हें यहाँ छोड़कर गए थे, उसके 4 दिन बाद ही वे चली गईं। बहुत रोई थीं, रोज तुम्हें और अपने पोते को याद करती थीं। उनकी आखिरी इच्छा थी पोते को एक बार गोद में लेना, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हुई। वे चुपचाप सो गईं। रमेश वहीं जमीन पर बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगा। नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। माँ, वापस आ जाओ, एक बार मेरे सिर पर हाथ फेर दो। माँ, मैं गलत था, माफ कर दो। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ऐसा टूट मत बेटा, जो आया है उसे जाना ही है। ये लो, ये स्वेटर तुम्हारी माँ ने अपने पोते के लिए बुना था। रमेश ने स्वेटर हाथ में लिया, छोटा सा नीला स्वेटर, ऊन का। उसमें आरव का नाम बुना हुआ था, आरव, हर अक्षर में माँ का प्यार। रमेश ने स्वेटर सीने से लगाया और जोर जोर से रोया। उसका कलेजा फट रहा था। उसे अब पूरी तरह एहसास हो गया था कि उसने क्या खो दिया। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ क्या थी? तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे पिता चले गए थे। तुम्हारे जन्म के 1 महीने बाद ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। बेचारी सड़कों पर रहती थी, कचरा चुनकर, भीख मांगकर, बर्तन मांजकर तुम्हारा पेट भरती थी। कई दिन भूखी सोती थी, लेकिन तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दिया। एक एक ईंट जोड़कर घर बनाया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी दिलवाई, और तुमने उन्हें घर से निकाल दिया। रमेश रोते हुए बोला, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। बुजुर्ग ने कहा,
भगवान कभी माफ नहीं करते ऐसे पाप को, लेकिन तुम्हारी माँ का दिल बड़ा था, शायद उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया हो, लेकिन कर्म का फल तो मिलेगा ही। रमेश वहीं बैठा रहा। काफी देर बाद वो उठा, स्वेटर को सीने से लगाए घर लौटा। अनीता को उसने बताया कि माँ नहीं रही। अनीता ने झूठे आंसू बहाए। अरे कितनी बुरी खबर है, लेकिन रमेश समझ गया कि उसके आंसू नकली हैं। समय बीतता गया। 20 साल बाद अब रमेश और अनीता बुजुर्ग हो चुके थे। बाल सफेद, शरीर कमजोर। आरव अब जवान था, अपनी पत्नी के साथ अलग रहता था। अच्छी नौकरी, अपना घर। अनीता की तबीयत खराब रहने लगी, जोड़ों में दर्द, सांस फूलना। एक दिन रमेश का दिल नहीं सहा, हार्ट अटैक आया और वो चला गया। अनीता अब विधवा थी। आरव और उसकी पत्नी ने उसे अपने साथ रख लिया, लेकिन घर में उसका हाल वैसा ही था जैसा कभी सरोज का था। आरव की पत्नी उसे रोज ताने मारती, तुम्हारी वजह से घर में कितना खर्चा बढ़ता है। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाती। आरव भी अब अनीता से दूर रहने लगा। एक शाम की बात है, अनीता ने आरव से कहा, बेटा आज मेरे पति की पुण्यतिथि है, 4 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। आरव ने गुस्से से कहा, माँ तुम्हें पता है घर में कितना खर्चा है, तुम्हारी वजह से हमेशा परेशानी रहती है। अनीता ने रोते हुए कहा, बेटा बस एक दिन की बात है। लेकिन आरव और उसकी पत्नी ने अनीता का सामान बाहर फेंक दिया। निकल जाओ घर से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। अनीता बाहर सड़क पर खड़ी हो गई। बारिश हो रही थी, तेज बारिश। वो चीख कर रोने लगी, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मैंने बहुत बड़ा पाप किया, माँ मुझे माफ कर दो। उसके सामने वही दृश्य दोहराया जा रहा था जो उसने सरोज के साथ किया था। आज उसे एहसास हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म का लेखा जोखा कभी खाली नहीं जाता। अनीता सड़क पर बैठकर रोती रही। आसमान से बारिश गिर रही थी, जैसे आंसू बह रहे हों। दूर कहीं एक पुरानी याद की तरह सरोज की मुस्कान तैर रही थी। शायद सरोज ने उन्हें माफ कर दिया था, क्योंकि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन भगवान का लेखा जोखा सख्त होता है। और इस तरह कहानी खत्म हुई, एक सबक के साथ। जो माँ को दुख देते हैं उन्हें एक दिन वही दुख झेलना पड़ता है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। साथियों, आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं? अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।